देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रिएक्शंस करी है उसमें हमने प्रॉपर्टीज लगभग आज हम खत्म कर देंगे हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टीज, और फिर हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द हेलो एरीन्स। ठीक है, हम लोगों ने अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज करी है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, एडिशन, जो भी हमने रिएक्शंस किए बेटा, आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड और द हेलो एल्केन्स विद मेटल्स। हम डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स के साथ उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे और देखेंगे वो क्या प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हेलो एल्केन्स, जो से हम स्टार्टिंग से करते आए हैं, विद मेटल्स। बेटा इस वाले रिएक्शंस के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं, और वो उसमें से कुछ चीजें आपकी 11th क्लास में से भी डायरेक्टली हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जहां पर भी आपको बेटा हेलो एल्केन मिल जाता है आर एक्स हेलो एल्केन, और अगर वो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, कोई भी मेटल ले लिया हमने, वो किसकी प्रेजेंस में करेगा, इट ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद रखना बेटा, आपको ये कैटलिस्ट की जगह पर रखना जरूरी है। एक्चुअली क्या है, जितने भी हमारे मेटल्स जब हमारे अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, एक हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाता है। वो कहाँ पर स्टोर और सेफ रहता है, हमारे ड्राई ईथर के अंदर। वो सॉल्युबल की फॉर्म में तो नहीं, लेकिन वो उसको रोक लेता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेटल्स, जैसे हम सोडियम मेटल लेके आने वाले हैं, जिंक मेटल लेके आने वाले हैं बच्चे इसके अंदर, ठीक है, कॉपर लेके आएंगे, तो मैग्नीशियम लेकर आएंगे। तो ये जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो अगर हमारे हेलो एल्केन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो वो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। शुरू करें। ओके सर, इसके बेसिस पे जैसे हमारा फर्स्ट हम ले लेते हैं बाय द यूज ऑफ सोडियम, RX प्लस Na, सोडियम मेटल में लेके आऊंगा। तो बेटा इसके लिए आपको अपने थोड़ा सा रिवाइंड होकर 11th क्लास में जाना पड़ेगा। यहां पर हमारा सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल की जो एंट्री हुई है रिएक्टिविटी की वजह से, वहां पर वो डबल को लेके आएगा। अब चूंकि यहां पर सोडियम मेटल एटॉमिक नंबर 11, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, तो वो तो सिर्फ एक हैलोजन को साथ अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए मैंने बैलेंसिंग के लिए यहां पर क्या लगा दिया 2, व्हाट वी यूज 2। सो होगा वही जो हमेशा होता आया है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कंबाइन, और वो क्या फॉर्म कर लेंगे NaX। सो द प्रोडक्ट विल बी 2NaX, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 2NaX। आपका क्या निकल चुका है, सोडियम हैलाइड। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डू व्हाटएवर यू वांट टू टेक बेटा, लेकिन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वो हमेशा ही रहेगा। समझ में आया या समझ में आया? क्या बचा सर, ये R बचा और ये R बचा, तो इसने क्या बना लिया, R मतलब एल्केन कंपाउंड बना लिया। क्या बना लिया पुत्र, एल्केन कंपाउंड। लेकिन सर यहां पर देखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि हमने एक R ले रखा था और यहां पर हमारे पास कितने आ गए, 2R। इसका मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, बताना मत किसी को। ये मेथड हम यूज तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ कार्बन्स की मात्रा बढ़ानी हो, और स्पेशली जब हमें इवन नंबर में बढ़ाना हो, डबल करने हो, 2 से 4। ठीक है, मिथ से इत। भाई इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है वो भी देख लेते हैं। जैसे CH3Cl, क्लोरोमीथेन, क्या नाम बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। अगर वो रिएक्ट करता है सोडियम के साथ में, सोडियम है ज्यादा रिएक्टिव है तो 2 को भेजो सर, 1 के साथ क्या होगा,
दो को ले आएंगे, ठीक है, ClCH3, ये भी आपका क्लोरोमीथेन, दोनों आपस में भिड़ गए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। रेफरी भी आ चुके हैं, सनी पाजी रेडी है हमारे पास, रिएक्टेंट भी रेडी है, विलेंस तो क्या होगा सर, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या निकल गया बच्चे, सोडियम क्लोराइड। जैसे यहां NaX में क्या था आपके पास, सोडियम हैलाइड, यहां पर NaCl में क्या रिलीज हो चुका है, यहां से सोडियम क्लोराइड। क्लियर हो रहा है, क्या बच गया यहां पर, एक CH3, एक और CH3, क्या आया सर, 2 CH3, जिसको आई एम श्योर सबके यहां पर इथेन ही कहते हैं। तो क्लोरोमीथेन से इथेन, मिथ से इथ, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए गए। तो सर जिस रिएक्शंस के अंदर हमारे नंबर ऑफ कार्बन, ये बेसिकली पता है कहां पर यूज होता है, कन्वर्जन्स में। मैंने आपको बताया एनसीईआरटी की अगर आप लोग कन्वर्जन्स करने बैठोगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको ऑर्गेनिक के कितने सारे सिंथेटिक रूट्स याद है। सिंथेटिक रूट्स मतलब इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ compounds or the functional group, how you can increase the number of carbon, how you can increase the even number of carbon or the odd one, okay। सबसे इंपॉर्टेंट डिक्रीज कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये भी करना होगा बेटा, कन्वर्जन साथ साथ प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमार अगर सोडियम गिवन है तो पुत्र जी हमार कौन सी रिएक्शन होती है, वो वुड्स रिएक्शन। ये 11th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा आपके पास 11th क्लास वाले बच्चों को याद भी होगा अगर वो पढ़े होंगे। 1 मार्कर में ये कोरी हाउस रिएक्शंस ये पूछते हैं। देखो बेटा अगला जो मेरे पास है वो आपके पास सेम है, हेलो एल्केन, बट रिएक्शन कर रहा है वो जिंक के साथ में। किसके साथ में बेटा, जिंक। और जिंक होता कैसा है बेटा, जिंक एक डाइवेलेंट आयन होता है, समझ रहे हो। उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2+। यहां पर भी वो दोबारा से लेके आ जाएगा हमारा एल्काइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे कि अभी हमने अभी किया, कोई भी रिएक्शन अगर हमारी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो हमेशा वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी, आपके ड्राई ईथर। सोडियम के साथ किया तो वुड्स रिएक्शन। अब हम कर रहे हैं किसके साथ में, जिंक के साथ में। और जिंक की 2 वैलेंसी है इसीलिए हमें इसको डबल करने की कोई जरूरत नहीं है तो ये मेटल क्या रिलीज हो जाएगा सर, ये, एंड इट विल बी फॉर्म R और R प्लस ZnX2, ZnX2। सो वुड्स रिएक्शन में आपको मिक्स्ड कंपाउंड देखने को मिलते हैं और मिक्स्ड कंपाउंड के अंदर आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं आएगी। इट्स अ जस्ट सिंपल वे, आपको डबल करने का, इवन नंबर ऑफ कार्बन में बढ़ाने का है तो आपको कौन सा वाला मेथड यूज करने का है, ये वुड्स रिएक्शन। एंड जिंक भी आप यूज कर सकते हो इस इंस्टेड ऑफ दिस, वो वुड्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में हमेशा हमारा सोडियम ही इंक्लूड होगा। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, चलिए। CH3Cl प्लस Zn2 प्लस ClCH3, इट विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है हर रिएक्शन के अंदर उसके चार्जेस देखा करो सबसे पहले। तो यहां पर भी आप इसके चार्जेस को देखोगे, डिक्चिक 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 डिश, क्या निकल गया, ZnCl2। what is left over here, CH3 it also increase the number of carbon, नोट कर लो। ये भी हो गया है। अब जो हम करने वाले हैं बेटा, अगर हम इसकी जगह कॉपर ले लेंगे तो भी आपकी ये हो जाएगी, इट्स कंसिडर्ड एज उल्मन रिएक्शन एंड ऑल। बट बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके पास आने वाला है वो भी एक रिएक्शन विद मैग्नीशियम है। व्हेनेवर द हेलो एल्केन इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम, देखो बेटा हमारे ना ग्रिग्नार्ड अंकल आए थे, अभी तक आप लोगों ने कई सारे अंकल से मिल चुके हो, फ्रिंकलस्टीन अंकल, स्वार्ट्स अंकल, हंटशिकर अंकल, वुड्स अंकल, सर इतने सारे अंकल याद दिला दिए। और वो भी कैसे, क्या क्यूट क्यूट नाम है, अच्छा ठीक है। और भी अच्छे अच्छे नाम हमारे पास हैं।
आप उसमें फुल एंजॉय करोगे। पुत्र जी, ये जो अंकल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक अपने आप में ही ब्रांड है पुत्र। अब हम जब हेलो एल्केन का मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर कंसीडर अबाउट द ड्राई ईथर, बिकॉज हियर इज अ मेटल and this metal is reacted with the alkyl halide. Whenever your alkyl halide is reacted with the metal, they will form anything, but it always occur in the form of in the presence of dry ether. Now magnesium कुछ नहीं करेगा, ये बीच में आ जाएगा। सोडियम के बाद इनकी रिएक्टिविटी समझ गए, तो ये बीच में आया RMgX। RMgX सर ये आपका क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और बेटा इस भाई साहब को इतना बिल्डअप हमने इसलिए दिया क्योंकि आपके ग्रिग्नार्ड अंकल नोबेल प्राइज मिला था आपको, समझ रहे हो, ग्रिग्नार्ड अंकल जी को नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए सर? उनके इस वाली डिस्कवरी के लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, क्योंकि सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करा सकते हो, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज कर सकते हो, आपका मल्टी टैलेंटेड मल्टीपर्पस बहुत सारा क्यूट सा एजेंट, और सबसे छोटा सा है याद करने में, बताना मत ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा अब आपके मन में आ रही होगी सर ये कैसा बॉन्ड कैसे बना रहा है ना, विच इज द टाइप ऑफ बॉन्ड विच वी हैव। मैग्नीशियम इज अ मेटल एज यू ऑल नो, X इज अ हैलोजन एज वी ऑल नो। नाउ बेटा दिस इज योर आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए। आपको मैग्नीशियम मेटल के बारे में पता है, X का मतलब नॉन मेटल, ये भी आपको पता है, हैलोजन्स है ग्रुप 17, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, बट व्हाट अबाउट द R and Mg? यहां पर तो सर अगर इसके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू करेंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, चलो इसने सामने वाले को दे दिया, इट विल अटेन पॉजिटिव चार्ज एंड हैलोजन विल बी अटेन नेगेटिव चार्ज। बट यहां पर तो वो पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तो यहां पर वो पूरा आयोनिक बॉन्ड भी नहीं बना रहा है सर। इस केस में 50% वो आयोनिक भी है, 50% वो कोवलेंट भी है। आपको इंट्रो देना था कि RMgX होता क्या है और इसका हम कहां कहां यूज ले सकते हैं। बेसिकली ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जब हम यूज करते हैं, प्लस E माइनस E इफेक्ट, वो डबल बॉन्ड शिफ्टिंग, टेम्पररी शिफ्टिंग, एल्डिहाइड्स में, कार्बोनिल ग्रुप्स में, उन सब के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट आने वाला है। तो आप लोग जब आगे पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में तो प्लीज याद रखना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने कहां पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता है, कौन से मेटल से वो बनता है और किससे वो रिएक्ट करता है, बस इतना। ओके मिटा दें बच्चे, ऑल डन। नाउ वी आर कंप्लीटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। ओके, अब पुत्र जी हम लोगों ने एल्केन्स के, हेलो एल्केन्स के बारे में खत्म कर लिया है। हम लोगों ने इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो एल्केन्स की करी थी वो एक तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर किया था, वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, और दूसरा हमने जो किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी के ऑर्डर देखा होगा, ठीक है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतना उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया कम हो गया तो वनरेबल फोर्स कम हो गई, सर वो कम स्टेबल हो गया। बेटा वो सब आपका हाइड्रोकार्बन में भी था और वो इतना मुश्किल नहीं है, आप उसको अपने किसी भी बुक में से उठा के देख सकते हैं। एनसीईआरटी में भी वो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। नंबर ऑफ हैलोजेंस बढ़ेंगे तो उनका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी वाले फैक्टर में मिलेगा, आप उसके अंदर आराम से कंसीडर कर लेना। हम लोगों ने करा था डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन्स के साथ कंपैरिजन, हेलोएल्केन्स के, अगर चाहो तो हम अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर सबके साथ एक साथ आपके पास जब आएगा तब हम उसको इजीली हो जाएगा। बट जब भी आपके पास स्टेबिलिटी की बात आती है यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज है, क्या फोर्स है, क्योंकि चार्ज के बेसिस पे आप फोर्स बता पाओगे, ठीक है। तो चलिए, वेलकम with the new concept hello
एरीन्स। अब देखो वो होता है ना, इसके बारे में समझने से पहले इसके नाम को समझ लो तो अच्छा होगा। हाँ, वार्निंग नहीं है, इट्स अ रिक्वेस्ट। हेलो एरीन्स। सर एरीन्स तो आपका फेवरेट पार्ट है ना? एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। एरोमेटिक में हमारे पास कुछ भी हो, हमें तो सिर्फ एक बेंजीन से मतलब होना चाहिए। हर जगह हमारे पास बेंजीन, जैसे कि C6H6, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बेंजीन का, बट वो आपको इस नाम से ज्यादातर क्वेश्चंस में ही मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, ठीक है? वैसे आपको इन सब से समझना पड़ेगा, ठीक है? हेलो मीन्स हेलोजेंस, ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी किया था। Whenever your halogens are attached with the benzene part, तो वो क्या फॉर्म करेगा? हेलो एरीन्स। जब आपका हेलोजन किसके साथ अटैच हो? बेंजीन के साथ में, तो वो क्या फॉर्म करेगा बेटा? हेलो एरीन्स। बट हेलो एरीन्स को करने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है? हेलो एल्केन्स के अंदर हमने ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करी। अगर आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा जितने डिफरेंट टाइप्स के हमारे न्यूक्लियोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं, हाई रिएक्टिव होने वाला वीक वाले को डिस्प्लेस कर देगा, यही सब था। कौन से वाले ने कैसे रिएक्शन किया, सब कुछ हमने पढ़ा। बट वहां पर सब कुछ किसके बेस था? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप मुझसे पूछोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा किसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक होना है, किसके पास इलेक्ट्रोफिलिक होना है? ऐसा है क्या? पूछ के दिखाओ। पूछ लो यार, क्या दिक्कत है? अच्छा देखो, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, इंडक्टिव इफेक्ट, नाम तो सुना ही होगा। रहने दो यार, अपने बस की नहीं है ये चीज। यहां तक क्लियर? इंडक्टिव इफेक्ट जो नेचर को बताएगा, जिसमें हमने प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पढ़ा था। याद है या भूल गए? कोई दिक्कत नहीं है, भूल भी गए हो तो। W मतलब क्या होता है? विड्रॉइंग। तो ऑब्वियस सी बात है, वो विड्रॉ करा लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, और उसके बाद जो चार्ज आता है वो नेगेटिव होता है। तो जो जब कभी भी माइनस आई वाला कोई भी कंपाउंड कहीं पे भी जाके किसी और के साथ में कहीं भी वो खड़ा हो जाए, तो उसका नेचर होता है विड्रॉ करा लेना, वो कुछ नहीं होते। वही कुछ लोग जो कभी भी कहीं पे भी खड़े होते हैं और सबसे पहले वो एक ही बात पूछते हैं, हाँ भाई क्या कर रहे हो? यार शादी में सब कुछ अच्छा है, बस यहाँ का ये दाल अच्छी नहीं है ना? ये जो नेगेटिव वाला होता है ना, जो कहीं भी जाएगा, चार्ज हमेशा एक ही रहना है। समझ तो गए होंगे तुम, ठीक है? तो हमारे बेंजीन सर जो हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। बेंजीन्स का नेचर जो होता है वो किस तरह के इफेक्ट को शो करने वाला होता है? माइनस आई इफेक्ट। इट ऑलवेज फॉर्म माइनस आई, ओके? 90% केसेस में हम लोग जो करने वाले हैं वो यहीं आने वाला है। देखिए, हम लोगों के पास EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होते हैं। डी मतलब क्या होता है? डोनेटिंग। और जो डोनेट करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और जो विड्रॉ करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है सर? आगे चल सकते हैं? चलते हैं। अब यहां पर जब हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन अगर वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड थे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वालों के पास हमने नेगेटिव चार्ज किया था, याद है ना? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियस लविंग कौन होता है? जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब भाई यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला तो नहीं आएगा ना यहाँ पर, यहाँ आएगा तो पिट के जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर चार्जेस की थ्योरी के बेसिस पे हमारे पास कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, इट विल डायरेक्टली कम हियर तो आया, बट यहां पर वो कार्बन को तो नहीं हटा सकता। बेंजीन का तो मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है, इसीलिए बेंजीन के हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन। बेंजीन के हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है पुत्र? हाइड्रोजन। अच्छा, माइनस आई इफेक्ट यहां लिख देते हैं, हाइड्रोजन।
वो कार्बन को नहीं हटाएगा मान लिया, बट वो इलेक्ट्रोफाइल जो भी आएगा वो किसको, जो कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठा है उसको हटाएगा। हट भाग यहां से, ये मेरी जगह है। इलेक्ट्रोफाइल यहां आ जाएगा और यहां आने के बाद हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो निकाला उसने, समझ रहे हो, तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सर 90% केसेस में हमारे एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो किस तरह की रिएक्शन शो करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? एक बार दोबारा देखते हैं। मैंने आपको बताया जो हमारे पास बेंजीन होते हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो हमारे पास दो ही तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। न्यूक्लियस लविंग कौन से होंगे, जिनके पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। उसके बारे में तो हम लोगों ने हैलोअल्केन्स के अंदर सारा डिटेल पढ़ लिया है। बट इलेक्ट्रोफाइल का देखते हैं तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लविंग, तो ये कौन से वाले होंगे, पॉजिटिव। यहां क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह आ जाएगा। तो यहां पर इस केस में जब भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं बेटा, तो वो क्या शो करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, समझ में आया? अभी हमने हेलोएरीन्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, हमने हेलोएरीन्स प्रिपेयर नहीं करा, हमने उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है उसमें भी कुछ नहीं किया। हमने तो सिर्फ ये किया कि हेलोएरीन्स, एरीन्स वाले भाई साहब जब भी आएंगे तो वो किस तरह की रिएक्टिविटी शो करेंगे, उसके साथ में कौन सी हम हेडिंग डालेंगे हर बार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस दिस दिस। तो व्हाई वी कंसीडर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द एरीन्स पार्ट, हेलोएरीन्स। इसलिए मैंने आपको ये वाला सामान समझाया अच्छे से। यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, एक बार देख लो। नाउ बेटा वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। अब हम अपने अलग अलग मेथड्स देखने वाले हैं कि हम कैसे हेलोएरीन्स बना सकते हैं। हम लोग देखो, मैं आपको ना एक सिंपल सा मेथड बताता हूं, अगर आप ध्यान से समझोगे या फिर आप ध्यान से ऑर्गेनिक के कंसेप्ट्स को पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके हेलोअल्केन्स और हेलोएरीन्स, इनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन जैसा है। इसके जो मेथड्स हैं, हाँ हम कैटलिस्ट में चेंज कर देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जो तरीका है उसमें कोई चेंज नहीं है। क्या कह रहे हो सर, करके दिखाएं? ठीक है सर, देखिए हेलोएरीन्स आज हम करने वाले हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम सबसे पहले करते हैं फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। बेटा बेंजीन से कैसे करेंगे, आपको देखो मैं यहां पर मैं हाफ कर लेता हूं, इसमें मैं आपको जो जो हम यहां रिएक्शन करते रहेंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, वहीं पे ही हम यहां पर थोड़ा सा मैंने पोर्शन लिया है। मैं यहां पर आपको सिमिलैरिटी बताऊंगा कि हमने हेलोअल्केन्स के अंदर क्या करा था। आगे चलें सर? चलते हैं सर। देखिए बेंजीन, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन के हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है, बेंजीन में अगर आपके पास बेंजीन से आपको क्या बनाने के लिए कहा जाए, हेलोएरीन, तो आपको क्या याद रखना है, वो मेथड वो होगा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन्स। ओके, उधर मेडिकल लाइंस वालों की राइटिंग है ना थोड़ी ऐसी सी, समझ रहे हो? थोड़ा वीडियो पॉज करके स्लोमो करके जूम देख लेना ना बेटा। देखो अगर कभी आपको बेंजीन दे दिया जाए और बेंजीन से बनाना हो आपको हेलो
एरीन्स। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम यूज करेंगे हैलोजिनेशन। तो हम उसको आपके थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखाते हैं। आप लोगों को याद है हमने एल्केन से हेलो एल्केन बनाया था? जिन बच्चों को याद है उनके लिए क्लैपिंग, जिनको नहीं याद उनके लिए भी क्लैपिंग। वाह यार क्या दिमाग पाया है। एल्केन से हेलो एल्केन, याद करो आप लोग वही दिन जिसमें हमने CH4 से CH3Cl बनाया था, जहां पर Cl2 किया इन द प्रेजेंस ऑफ H-mu। वहां पर भी तो हमने सेम प्रोसेस यूज किया था सर, हैलोजिनेशन। तो एल्केन और बेंजीन, बेंजीन में भी हमने हैलोजिनेशन यूज किया, डायरेक्ट हैलोजिनेशन प्रोसेस का नाम है, और हेलो एरीन्स बन जाएगा। यहां पर मैंने आपको सिमिलैरिटी बताई आपके फ्रॉम एल्केन्स कंपाउंड से। एल्केन्स में हमने मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलता है ना, हमें याद करो, CH3Cl, देन एक और हाइड्रोजन हटेगा, एक और Cl आएगा, CH2Cl2, एक और हाइड्रोजन हटाओ, एक और Cl आएगा, CHCl3, ये सब हमारा था एल्केन है। अब हम देखते हैं बेंजीन के बारे में, इन बेंजी के बारे में, ठीक है। देखो सर, बेंजीन जी ने ये कहा कि यहाँ पर क्लोरीनेशन करा दो, हैलोजिनेशन करा रहे हैं हमने। हैलोजिनेशन में हैलोजन जो यूज करा है वो क्या है, क्लोरीन, ठीक है। कितने क्लोरीन है मेरे पास, Cl सब 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये H और ये Cl, क्या निकल जाएगा सर, वेरी गुड। और क्या होगा सर, ये क्लोरीन आ जाएगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर, और वहां पर फॉर्म करेगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। बट पुत्र जी क्लोरोबेंजीन कैसे बना सर? देखो, हैलोबेंजीन या हेलो एरीन तभी होगा जब आपका हैलोजन डायरेक्टली अटैच होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? देखो पुत्र, हाइड्रोकार्बन्स में भी हमने पढ़ा है, ये जो आपका बेंजीन होता है, इसकी ये होती है पैरा पोजीशन, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन। यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल जो हमारे पास होता है वो पैरा होता है, सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑर्थो भी आएगा, फिर मेटा होता है। उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से अभी हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे हेलोएरिन्स की, हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेजोनेंस वो कैसे बनाता है, इसके कुछ कारण होते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। इतनी जल्दी हम आगे वाले स्टेप्स पे फॉरवर्ड नहीं करने वाले। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि बेंजीन की 3 पोजीशंस होती है, पैरा, ऑर्थो, मेटा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया कि एक तो मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे पैरा आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन आपका होगा ऑर्थो, और लीस्ट स्टेबल होता है मेटा, ड्यू टू, यहां पर हम बोल सकते हैं ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आया क्या? जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब इसकी बातें करेंगे। ये मैंने लेकिन आपको अभी क्यों इंट्रोड्यूस कराया, वो सिर्फ इसलिए कि कई सारे बच्चों के दिमाग में एक छोटा सा डाउट होगा, सर ये क्लोरीन आया, ठीक है, लेकिन ये आके इसी पे ही क्यों गया सर, वो और भी तो जगह है, इतने सारे हाइड्रोजन को छोड़कर वो सबसे पहले इस पे ही क्यों अटैक किया? इसके लिए हम लोगों को उसकी पोजीशन की स्टेबिलिटी समझनी पड़ेगी ही पड़ेगी कि क्यों ऐसा है कि जब भी कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है किसी एरोमेटिक के साथ, बेंजीन के साथ, तो वो पोजीशन को इतना प्रेफरेंस क्यों देता है। तो उसके लिए हम रेजोनेंस करेंगे, आगे चल सकते हैं। किस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। लेकिन सबको पता है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं है ना? तो सर यहां पर आपके पास Cl2 है, Cl2। ये रिएक्शन को करवाने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास होता है वो क्या है? FeCl3। वैसे तो ये कैटलिस्ट है सर, लेकिन ये रिएक्शन को करवाने में बहुत जल्दी भाग के आएगा। क्यों? 2 क्लोरीन है हमारे पास, ये आपको होमोलिटिक फिजन आपने पढ़ रखा है, Cl ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास, इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये फ्री रेडिकल बना सकता है यहाँ पर। बट यहाँ पर जो आपके पास होने वाला है वो FeCl3 उससे ले लेगा,
क्लोरीन को एंड इट विल बी फॉर्म FeCl4 पॉजिटिव, ठीक है, विच फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोफाइल, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल इसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहां पर जो रिएक्शन हुई है वो हुई तो किसकी वजह से है? FeCl3। आपको ये याद रखना है, बेंजीन आया तो सबसे आप हेलोएरिन्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए क्या आपको मेथड यूज करना है, ये यहां तक हो जाएगा। आगे चलें। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा कहता हूं कि ये जो फर्स्ट वाला हो गया बेंजीन वाला है, साइड चेन दे देता हूं मैं आपके पास साइड चेन रिएक्शन। साइड चेन का मतलब क्या होता है? साइड चेन का मतलब होता है अगर बेंजीन के साथ में CH2Cl। सर क्या ये आपका हेलोएरिन है? नहीं सर, ये डायरेक्टली हेलोएरिन्स नहीं है। क्यों नहीं है? आपका हेलोजन डायरेक्टली कार्बन के साथ में अटैच नहीं है सर। अगर ये कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा तो वो कैसे होगा, समझे? तो हम अब ये बनाने वाले हैं, तो हम आगे बनाए एक बारी, देखते हैं। अच्छा, इसको हम प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मुझे एक साइड चेन चाहिए होगी बेंजीन के ऊपर। ये बेंजीन है आपका, उसके ऊपर एक साइड चेन में मिथाइल ग्रुप लगा दिया। बेंजीन के साथ में जब आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा, तो हम इसको क्या बोलते हैं? टॉलीन। समझ रहे हो? टॉलीन। इसको देखो, आपके पास केमिस्ट्री के अंदर काफी सारे कंपाउंड्स होने वाले हैं, बट उसमें से कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे एनिसोल एंड ऑल, पिक्रिक एसिड, कुछ कंपाउंड्स ही होते हैं, ज्यादा नहीं होंगे। उनके कॉमन नेम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी कन्वर्जन से, जब आप NCERT के कन्वर्जन कर रहे होंगे तो कई जगह पर आपको टॉलीन का नाम आएगा। तो टॉलीन और कुछ नहीं, यही है। और वो टॉलीन किस बेसिस पे है? बेंजीन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? एक CH3 मिथाइल ग्रुप, तभी वो क्या है? टॉलीन। क्लियर हो रहा है सर? आगे चल सकते हैं। इसके साथ में भी हमारे पास हमारा जो प्रोसेस है वो चेंज नहीं होगा। हमने हेलोजिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिकॉज ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है? एक अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब अल्केन पार्ट। ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे आपका अल्केन्स ने किया था। तो वो क्या फॉर्म कर लेगा? यहां मेरे पास 2 क्लोरीन है, ठीक है। CH3 में से एक हाइड्रोजन निकालो, 3 में से 1 गया, 2। ये तो सर बहुत इजी है, ठीक है। ये क्लोरीन इसके साथ निकल जाएगा और वो क्या निकाल लेगा? HCl, और दूसरा क्लोरीन उसकी जगह पर आ गया। तो वहां पर उसने क्या फॉर्म करा? CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका बेटा? बेंजाइल। मतलब हमारी मेन चेन ये हो जाएगा, क्लोराइड सीधा। क्लियर सर? अच्छा, दोबारा कराना है? करा सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही का है। क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू। कितने क्लोरीन है सर? 2 है। दोबारा निकालो सर एक H, एक Cl के साथ, थका दिए यार, है ना? H और Cl निकल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? दूसरा क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पे, तो वो क्या फॉर्म कर लेगा? CHCl2। क्लियर सर? क्या फॉर्म किया बेटा इसने? CHCl2। क्लियर? चलें आगे। दोबारा भी कर सकते हैं। 2 क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो क्या फॉर्म कर लेगा? CCl3। CCl3। यहां पर आपके पास CH के साथ 1 क्लोरीन था, यहां CH के पास आपके 2 क्लोरीन आ गए हैं, यहां C के पास आपके कितने क्लोरीन आ गए हैं बेटा? 3। 1 2 3। तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बेंजाइल क्लोराइड by the halogenation of toluene in the presence of sunlight. It is also called as side chain reaction in your chemistry book NCERT. चलिए, नोट कर लिया? ओके। अब बेटा हम इसी के एक और अलग फॉर्म से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बाय द साइड चेन रिएक्शन। अगर साइड चेन रिएक्शन की बात करते हैं, उसके साथ में अगर आपके पास इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया जाता है, देखो एक बार ध्यान से,
बेंजीन, और इसके साथ में प्रेजेंट है CH3, तो मतलब ये आपका क्या हुआ, टोलीन। बट अगर आपको Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इस फॉर्म में दिया जाता है, तो वो बेटा आपके पास किस तरीके से करेगा, वो अल्काइल ग्रुप के जाके अटैक नहीं करेगा। आपको पता है बेटा कि हमारे यहाँ पर जो बेंजीन है उसके पास दो तरह के अटैकिंग ग्रुप होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और सेकंड होते हैं हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के अंदर ये बात आती है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो हमारे ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन हो गई, और ये पैरा। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं बेटा जो सिर्फ हमारे ऑर्थो वाले और पैरा वाले डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमारे पास क्लोरीन है। अगर हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, बेंजीन के पास बेटा दो पार्ट है ना यहाँ पर, वो दो तरह के कंपोनेंट बना लेगा, एक पैरा और एक ऑर्थो। मतलब हमारा CH3 कहाँ पर आ जाएगा, एक पर आएगा हमारे पास ऑर्थो पे और दूसरा आ जाएगा पैरा पे। पैरा वाला हालांकि ज्यादा स्टेबल होता है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और क्यों होता है स्टेबल, वो रेजोनेंस के अंदर हमने अलग से आपको कराया है। अब हम बनाएंगे ब्रोमो बेंजीन। प्रोसेस सब कुछ सेम चलेगा, सेम कैटलिस्ट है, और फ्रॉम बेंजीन हम जो प्रोसेस यूज करने वाले हैं, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन के लिए किया, बिल्कुल सेम रहेगा। क्या था वो, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हेलोजन, मतलब हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। क्लियर। यहां पर हम ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं बेटा, इसीलिए हमने क्या यूज कर लिया, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। डायरेक्टली क्या होगा, अभी हमने बताया दो ब्रोमीन है मेरे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस सेम एज द क्लोरोबेंजीन। जब हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, जैसे उसके अंदर हो रहा है वैसा का वैसा ही सेम हमारे इसके अंदर भी प्रोसेस चलेगा, और हमारा क्या बन जाएगा बेटा, ब्रोमीन और हाइड्रोजन ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे और ये इधर आ जाएगा। तो क्या फॉर्म किया पुत्र, ब्रोमो बेंजीन प्लस HBr। ये हमने एल्केन्स के अंदर इस नाम से किया था, आपको याद करना होगा। एल्केन्स में हमने हेलोजिनेशन कराया था, तो वो क्या फॉर्म हुआ, हेलो एल्केन। अब वो हेलो एल्केन बनने के बाद में ऑब्वियसली जैसे हमने हेलो में क्लोरीनेशन कराया तो क्लोरीन बनाया, ब्रोमिनेशन कराया मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। यहां तक क्लियर है। आगे चले बेटा। आपको याद है ना बेटा, अल्केन्स के केस में हमने एक चीज की थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप में हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज। हाँ जी सर, हमें याद है साइज इंक्रीज होता है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो सर आयोडीन बन जाता है, ब्रोमीन बन जाता है, क्लोरीन बन जाता है, लेकिन हमारे पास फ्लोरीन नहीं बनता। ये क्यों नहीं बनता, कौन बताएगा? ये फ्लोरीन इसलिए नहीं बनता क्योंकि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा है, उसके अंदर एक्सप्लोजन होने के चांसेस ज्यादा हैं, दैट्स व्हाई। धूम नहीं करना ना, हमें दिवाली नहीं बनानी। तो फ्लोरीन को हटाकर हमने क्लोरीन बनाया, ब्रोमीन बनाया। अब हम बनाते हैं ਤੁਹਾਡਾ फेवरेट आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन, सर आयोडोबेंजीन कैसे बनेगा और उसके और एल्केन्स का आपस में क्या रिलेशन है? आपने कहा सब कुछ सेम सेम, बिल्कुल सेम, प्रोसेस और मैकेनिज्म सब उनका सेम सा रहता है, लेकिन वहाँ बेंजीन होने की वजह से माइनस का इफेक्ट शो करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाती हैं और उनका पूरा का पूरा मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। बट जो प्रोसेस और कंसेप्ट आपको एल्केन्स में करा गया था कि क्लोरीनेशन करने के लिए हमने Cl2 डाला और वो हो गया, हमने ब्रोमिनेशन करने के लिए Br2 डाला, सर वो भी हो गया। अब हमने आयोडीनेशन करने के लिए डालेंगे तो वो भी होगा, बट इनका थोड़ा सा अलग चलता है।
बेंजीन I2 यूज कर लूं, ओके। कितने आयोडीन? 2 आयोडीन है सर। हाइड्रोजन, ठीक है सर, ये सिंपल है, हम समझ गए कि इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर आके कर दिया है सब्स्टिट्यूट, तो उसने बना लिया है क्या, दूसरा आयोडीन उसकी जगह पे आ गया, आयोडोबेंजीन बन चुका है प्लस HI, ये आपका बना आयोडोबेंजीन। बट एक और भी कंपाउंड बना है, क्या है? HI। और HI क्या होता है? सही पकड़े हो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ याद आया आपको? एल्केन्स के केस में भी जब हमने बेटा फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए मना कर दिया था, हम तो नहीं बना रहे, फिर क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन के बाद जब हमने आयोडोबेंजीन बनाया था, सॉरी आयोडो एल्केन बनाया था, तब हमारी रिएक्शन क्या हो गई थी? रिवर्सिबल, CH3I प्लस HI। यहां पर भी क्या बना था? आयोडोबेंजीन। तो सर आयोडोबेंजीन यहां पर जो बना है, यहां पर भी HI है, यहाँ आयोडो एल्केन बनाया था तो यहां पर भी क्या हुआ था? HI। तो ये वाली रिएक्शन भी क्या होने वाली है आपकी? रिवर्सिबल। तो आयोडो बेंजीन बनाने की प्रोसेस में हमारे पास एक कंपाउंड बना, वो कौन सा है? HI। और HI क्या होता है? इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो हाइड्रोजन को यहां से ये वापस आके रिएक्शन बिकम रिवर्सिबल। तो क्या होगा? याद है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक मगे में ठंडा पानी, एक मग में गर्म पानी, दोनों को मिक्स करा तो बना न्यूट्रल। जैसे हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहले मुझे इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा बताइए जरा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और एक जगह है मेरे पास HiO3, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agent. What the product will be formed? So I2 plus H2O। बैलेंस कर लेते हैं। आयोडीन, हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 और एक 6, 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3, डन। आयोडीन 5 और एक 6, 3I2। तो दिस इज योर आयोडीन। इसको हम यूज करेंगे इसकी स्थान पर और हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सर? आयोडोबेंजीन के केस में जब हम करने गए, सब कुछ सही चल रहा था, बट लास्ट में बन गया HI as will be similar to the alkane part। जब हमने alkanes किया था तो वहां पर भी CH4 में I2 यूज किया, और वहां पर क्या बन गया था हमारे पास? CH3I प्लस HI। वहां पर भी हमें डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करवाना था। याद आया? मैंने आपको तभी बताया था कि डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स विल बी इजी मेथड, बट डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट टेक्स प्लेस। क्लियर? आपको उसको कैसे करवाना पड़ता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले ये बनाओगे, देन आप इसको यहां पर यूज करोगे। क्लियर हो रहा है? सर ये तो बिल्कुल सेम सा है, बट बेटा इतना भी सेम नहीं है। वहां पर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन चलती है। हेलोएरिन्स में नाम ही बदल जाता है, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक। वहां पर आपके एल्केन्स में इजीली एक ही जगह से हाइड्रोजन निकालने, बट यहाँ पर तो सर आपके पास पोजिशंस गिवन है। आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और किस टाइप के आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। मेटा के अंदर भी अटैक करता है, बट मेटा कंपाउंड्स यहां ज्यादा नहीं बनेंगे। आपके मेटा कंपाउंड्स बनेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें इंक्लूड होता है, जैसे कि आपका बेसिकली एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स, जैसे कि देखिए C डबल बॉन्ड O, जिसके पास C डबल बॉन्ड O देखो इधर, ये कंपाउंड इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनाइल ग्रुप। जहां आपके कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं बेटा, वहां पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, वहां पर आपके पास मेटा पोजीशन पे डायरेक्टली अटैच होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली देखो,
आपका जो ये बेंजीन है, बेंजीन की होती है पैरा पैरा, पूरा लिख लेते हैं, पैरा पैरा। दिस इज योर ऑर्थो, ये भी आपकी ऑर्थो है, ये मेटा और ये भी मेटा है। हम स्टेबिलिटी ऑर्डर जब करते हैं बेटा, तो हम करते हैं कि पैरा पोजीशन से सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू सिमेट्रिकल नेचर, ठीक है। लेकिन उसके बाद होती है हमारी ऑर्थो और सबसे लीस्ट स्टेबल होती है मेटा। इसीलिए हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब हम ऐड करने वाले होंगे बेंजीन में, तो पुत्र जी हम पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स पे तो इजीली हो जाएगा, बट कुछ ग्रुप हमारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहां पर अटैक करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब मेटा पोजीशन पे। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर हो रहा है? हाँ जी, तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते कौन से हैं सर, हमें पता कैसे चलेगा? टेंशन फ्री रहो, आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हेलोल्किन हेलोरिन्स में ज्यादा नहीं है, ये वो नहीं है। अल्कोहल फिनोल्स ईथर, जब आप उस पे जाओगे तो आपकी इंट्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी, और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर हो रहा है ना बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबसे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने वाला चैप्टर हेलोल्किन हेलोरिन, एंड अच्छे से कंपटीशन के बेसिस पे करने वाला चैप्टर आपका और सबका फेवरेट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। सर ये भाई साहब है कौन जो नए आए हैं? कार्बोनिल। सर ये नए नहीं आए हैं, ये आप लोग बचपन से इवन 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो आपने सुना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये भी आपका क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप। R मीन्स अल्काइल ग्रुप। अगर आपके C+O यहाँ अल्काइल, ये कार्बोनाइल है, अगर इसके साथ में एक H लगा दूंगा बच्चे, C+O के साथ में क्या लगा दिया, सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो वो किसने क्या फॉर्म किया, CHO। और आप सबको पता है ये क्या होता है, एल्डिहाइड। क्या होता है बेटा ये, एल्डिहाइड। C+O, ये तो रहेगा क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप की पहचान है, टैगलाइन है, आइडेंटिटी कार्ड है, राशन कार्ड। C+O यही रहेगा। अगर उसके साथ वाले बॉन्ड के साथ OH आया है तो वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो रहा है सर? C+O और इधर अगर हाइड्रोजन है तो वो क्या है आपका, एल्डिहाइड, CHO। क्लियर? देन कीटोन, आपके पास कीटोन भी होता है एक, याद करो, C+O 10th में था बच्चे। सर 10th ये क्या था? C+O, इधर R इधर R, सी ये सेम है, ये भी सेम है, बस OH लगाया तो कार्बोक्सिलिक, H लगाया तो एल्डिहाइड, R लगाया तो कीटोन। ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप। अगर यहां भी कार्बन प्रेजेंट है, यहां भी कार्बन प्रेजेंट है, बीच में C+O कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम अल्काइल ग्रुप्स और कीटोन्स। क्लियर? नाउ गोइंग फॉरवर्ड, दिस इज योर अमाइंस, अमाइड, C+O R NH2। बेसिकली वो बनता तो अमाइन से ही है, आप बना सकते हो इसको। अमाइड एक नया फंक्शनल ग्रुप जो 11th ग्रेड में आपको मिला, ये क्या है, CONH2। अगर C+O के साथ में NH2 ग्रुप ऐड कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, अमाइड्स। इसके बारे में हम आगे करेंगे, उसमें हम डिटेल्स में समझेंगे, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो मेटा पोजीशन पे डायरेक्टली आके अटैक कर सकते हैं। हालांकि मोस्टली केसेस में आपके पास पैरा और ऑर्थो वाले ही मिलेंगे अभी। क्लियर हो रहा है? आगे चलें, चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एक बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा कंपाउंड है। अभी बेंजीन के ऊपर अगर आपके पास CH3 अटैच है तो आपने क्या बोला, टोलीन। और अगर मैं NH2 ग्रुप ऐड कर दूंगा, डायरेक्टली अटैच कर दूंगा बेंजीन के साथ में, आपका कौन सा ग्रुप, NH2, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एनिलीन। क्या बोलेंगे बेटा हम, एनिलीन। एनिलीन में आप NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 plus HCl in the presence of 0 degree to
5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बोले तो 273 केल्विन टू 278 केल्विन टेम्परेचर अगर आप इसको प्रोवाइड कराओगे, ये बड़ा ठंडा होता है तो ऑब्वियसली बात है हम कोड लिखेंगे। टेम्परेचर आप इतना प्रोवाइड कराओगे, रिएजेंट आप लेके चलोगे सोडियम नाइट्रेट और HCl NaNO2 प्लस HCl, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस कंपाउंड है और उसका नाम है N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट। जब आपके पास aniline is reacted with NaNO2 in the presence of HCl, when we apply 0 degree to 5 degree Celsius temperature, or we can say 273 Kelvin से 278 Kelvin temperature अगर हम इसको अप्लाई कराएंगे, देन जो आपके पास हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा है? डायजोनियम सॉल्ट। क्लियर हो रहा है? नहीं, इतना बिल्डअप इसको इसलिए नहीं दिया था, ये वाला चीज हमने इसलिए बताया क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट से कुछ भी बना सकते हो। हेलो एल्कीन बना सकते हो, आप अल्कोहल्स की दुनिया में जा सकते हो, आप एल्डिहाइड्स के वहां जा सकते हो, आप कार्बोक्सिलिक, मतलब आप ये वो जंक्शन है बेटा जहां से हर जगह की ट्रेनें जाती है। समझ में आ रहा है? स्टेशन नहीं है, ये जंक्शन है। डाइजोनियम सॉल्ट, डाइएजोटाइजेशन इसका प्रोसेस का नाम है, बट वो आपसे पेपर में नहीं पूछते। ये तो बस आपको डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन है। अमाइंस में भी पढ़ोगे, अल्कोहल्स में भी आएगा इसका रोल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में भी आएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कंपाउंड आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आगे चले। हाँ, हम इससे बनाने तो वाले हैं, इससे हम बनाने वाले हैं क्या चीज? हेलो एल्केन्स। सर हम तो हेलो एल्केन्स कर रहे थे, आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। हम हेलोएरीन्स प्रिपेयर कर रहे हैं डाइएजोटाइजेशन मेथड डाइजोनियम सॉल्ट से बाय द 2 वेज। एक होगा आपका सैंडमियर रिएक्शन, जो आपके कंपटीशन के बेसिस पे भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड गेटरमैन रिएक्शन। सैंडमियर रिएक्शन एंड गेटरमैन रिएक्शन, ये आपके नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। अब सैंडमियर और गेटरमैन रिएक्शन इज बेस्ड ऑन योर डाइजोनियम सॉल्ट। वो किसके ऊपर बेस्ड होगा बेटा? आपके डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर। देखते हैं ये क्या है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाइजोनियम सॉल्ट। यहां पर भी है डाइजोनियम सॉल्ट, यहां पे भी है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। समझ में आ रहा है? और ये भी है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है सर। इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास वो क्या बनेंगे? वो क्लोरीन तो यहीं रह जाएगा और N2 बाहर। और इसके प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेंगे वो बड़े देखने लायक हैं। देखो, बड़ा मजा आने वाला है। आपने कभी सोचा था कि आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे गेटरमैन के अंदर वो भी सेम होंगे? किसके? सैंडमियर के। सर तो इन दोनों ने ऐसा क्या है जो अलग अलग किया, और हम लोग के लिए तो फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, आप लोग को उसके रिएजेंट्स याद रखने हैं। दीज आर डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट्स। सैंडमियर अंकल ने जो कहा वो क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। कई बुक्स में CuCl के नाम से भी मिलेगा, टेंशन नहीं, वो भी ठीक है। Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहां पर भी उन्होंने लिया बस खाली कॉपर लिया HCl। ये उनका रिएजेंट है, ये उनका रिएजेंट है। बोथ ऑफ देम आर जस्ट डिफरेंट on the basis of the reagent that they are used. Okay sir, ये तो इजी है, ये रिएक्शन है सर। रिमेंबर, रिएक्टिंग राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिए। वीडियो पॉज करना, आराम से इसको नोट कीजिए। समझ में आ रहा है? ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। डायस्टाइजेशन जिसको हम बोलते हैं,
उसके बाद हमने जो डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर किया उससे हमने जो दो मेथड्स यूज करें, सैंडमियर रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट से अभी और भी कंपाउंड बनाएंगे। आपके पास कौन कौन से हैलोजेंस होते हैं एक बार मुझे बताओ जल्दी से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम लोगों ने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाया, कोई प्रॉब्लम आया? क्लियर है आपको? क्लोरोबेंजीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन की जगह पे ब्रोमोबेंजीन बनाओगे, सैंडमियर रिएक्शन ही है ये भी, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर देखिए आपने क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए Cl2 CuCl और HCl आप 2 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फॉर्म किया था इसने यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन और N2। अगर हम यहाँ पर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ पर हम ले लेते हैं CuBr2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। जो प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा हमारे पास वो बनेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। बोथ ऑफ देम आर कंसीडर्ड एज सैंडमियर रिएक्शन बिकॉज दोनों ही केस में आपके पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? हेलो एरीन्स, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के लिए और ब्रोमोबेंजीन के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो आपका कौन सा मेथड होने वाला है? सैंडमियर रिएक्शन। बट अगर हम बात करते हैं आपके आयोडोबेंजीन की, जैसे कि N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड। अगर आप इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा बेटा? K और Cl निकल जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, आयोडीन इनकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या फॉर्म करेगा पुत्र जी? आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। यहां तक कोई प्रॉब्लम? KCl N2 अलग, आयोडीन के साथ। ठीक है, तो हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया, आयोडोबेंजीन बनाया, लेकिन हम यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन भी बना ही देंगे। देखिए, बट उसके लिए आपने तो कहा था सर ये जंक्शन है, कुछ भी बनाएगा। हाँ बनाएगा ना। तो हमारे पास इसके लिए रिएजेंट है HbF4। किसके साथ रिएक्शन कराओगे इसको? HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। तो आपके पास बन जाएगा क्या? N2 अलग हो जाएगा यहां से, प्लस BF3 अलग, H और Cl इसको भी अलग करो, बचा क्या? एक F। ये आपका बन गया है फ्लोरोबेंजीन। यहां तक समझ में आ रहा है? Whenever you have to form fluoro compounds from diazonium salt, you have to just use HbF4। तो अब आपको पता लगा आपका ये जंक्शन कितना काम का है, डाइजोनियम सोल्ट। अभी हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट फॉर्मिंग द हेलो कंपाउंड्स। हेलो मींस ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आज तक हम इस बेचारे को हमेशा गांव से बाहर रखते थे कि ये ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे इस जंक्शन भाई साहब ने, डाइजोनियम सॉल्ट ने फ्लोरो कंपाउंड्स को भी बनाया, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो सबको बनाया सर। और ये बनाएगा कैसे? इससे। और ये बनेगा कहां से? यहां से। तो पुत्र जी तुहानू क्या याद रखना है? इसकी फॉर्मेशन भी और इससे बाकियों का रिलेशन भी। कौन सी चीज यूज करोगे तो क्या बनेगा? If you have to form a chloro compound, then ये, then bromo, then ये, then कोई प्रॉब्लम छे? So बेटा समझ में आया? Please like, share and subscribe and kindly support us, your favorite teacher Himanshu Sharma, chemistry wala. Okay, all the best.